सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपनी कानों पे लगाएं और तैयार हो जाएं भूतिया तथा रहस्यमयी कहानियों की रोमांचक सफर पे। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। कभी कभी हमारी जिंदगी में कितनी अजीब स्थिति आ जाती है। एक पल में हमारा दिल किसी से मोहब्बत कर बैठता है तो अगले ही पल में किसी से भयभीत हो जाता है। उस समय ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई अलग अलग भावनाओं वाला सपना एक ही समय पर देख रहा हूँ। वह घटना मेरे दिलो दिमाग पर फेविकॉल की तरह चिपक कर रह गई कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही। आज तक मेरे साथ विक्रम बेताल का खेल खेल रही है। नमस्कार, मेरा नाम केशव है और हाल ही में मैं कोलकाता में भाड़े पर एक लॉज में रूम लेकर रह रहा हूँ। बढ़ती आबादी के कारण कोई सुविधापूर्ण जगह ढूंढना बड़ा ही दिक्कत का काम होता है और कुछ होटल व लॉज के दाम तो आसमान छू रहे हैं। समझ नहीं आता रहने के लिए कमरा दे रहे हैं या हीरा सोना चांदी। वो तो जैसे तैसे खोजबीन कर मुझे यह लॉज मिला। हाँ, देखने में तो ठीक ठाक है मगर काफी सुविधाओं से परिपूर्ण है। सस्ते दामों में बढ़िया भाड़े पर मिल गया। मेरी दिनचर्या एक आम इंसान जैसी ही थी। सुबह सुबह सब काम करके ऑफिस के लिए निकल जाया करता और शाम तक रूम पर आ जाया करता था। एक दिन रोज की ही तरह मैं अपने ऑफिस से रूम पर जा रहा था। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मेरी निगाह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर गई जो उस वक्त सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। वह लड़की देखने में इतनी सुंदर थी कि ऐसी लड़की मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। सांवला रंग, भूरी आंखें, कमर तक लंबे बाल, होठों पर लाली और हरा गुलाबी सलवार कमीज पहने हुई थी। उसकी सुकून देने वाली मुस्कान मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। मेरी नजर भी मानो बर्फ की तरह एक जगह जम गई हो। उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। तभी अचानक वह लड़की मेरे पास आई और मुझसे बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे इतना घूर क्यों रहे हो? उसे मेरे पास आते और मुझसे बात करता देख मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो ढोल नगाड़े बजाता हुआ मेरा दिल अभी ही शरीर से बाहर निकल जाएगा। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने मेरे आसपास सितार की मधुर तान छेड़ दिए हो। वह मीठी आवाज़ मेरे कानों में रस घोल रही थी, लेकिन किसी तरह मैंने अपने दिल को संभाला और ऐसा सवाल सुनकर मैं एकदम सकपका गया तथा शर्मिंदगी से नजर नीचे झुकाकर कहा, क्या आप यहीं रहती हैं? हाँ, मैं तो यहीं रहती हूँ, ठीक आपके बगल वाले कमरे में, उस लड़की ने जवाब दिया। तभी मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, अच्छा, मगर इतने दिनों से मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी आपको मैंने देखा था। इतना सुनकर वह लड़की बोली, हाँ, हो सकता है कि आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं तो हमेशा आप पर ध्यान देती हूँ तथा रोज आपको देखती हूँ। बस उस लड़की को इतना कहना बाकी ही था कि यहाँ मेरा दिल बाग बाग हो उठा और मैं मंद मंद मुस्कुराते हुए सोचने लगा, वाह केशव, क्या बात है, इतनी खूबसूरत लड़की और वह मेरी तरफ हर दिन ध्यान देती है। यह सोच सोच कर मैं अपने रूम की तरफ चल दिया और वह भी नीचे चली गई। दरअसल मैं ऑफिस में काम तो करता ही हूँ, लेकिन मेरा एक बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा शौक है
कहानियाँ लिखना। वैसे पेशे से तो मैं एक कर्मचारी हूँ, मगर आज तक मैंने इतनी कहानियाँ लिख डाली कि मुझे लेखक बोलना भी कोई बुरी बात नहीं होगी। मेरी कई कहानियाँ अखबारों में, मैगजीन में, किताबों में छपी है। लोग मेरी कहानियों को बेहद पसंद करते हैं और खूब रुचि से पढ़ते हैं। उस लड़की की छवि को ध्यान करते हुए मैं जुट गया एक काल्पनिक कहानी लिखने। लिखते लिखते सुबह की 4 बज गई। उस लड़की के ख्यालों में खो जाने के बाद समय का कोई होश ही नहीं रहा। क्योंकि 4 बज ही गए थे तो मैंने सोचा कि अब सोने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ी देर में ऑफिस के लिए तैयार होना ही है। बस मैं अपने रोज़मर्रा के सारे काम करने लगा और थोड़ी ही देर में फिर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस पहुंचने के बाद भी मुझे उस लड़की का चेहरा बार बार याद आ रहा था और मेरे दिमाग में ख्यालों तथा सवालों की रेलगाड़ी चल रही थी। मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ लॉज में आए हुए करीब 10 से 15 दिन तो हो ही गए थे, मगर इतने दिनों में मैंने कभी इस लड़की को क्यों नहीं देखा। क्या मेरी इतनी फूटी किस्मत थी? क्या उस लड़की की शादी हो गई है? वैसे तो सिंदूर वगैरह तो नहीं लगाया था शायद। बस इन्हीं सब ख्यालों में मैं इतना डूब गया था कि शाम हो गई और मेरे वापस रूम पर जाने का वक्त भी हो गया था। रूम पर जाने के लिए मैंने 15 दिनों में पहली बार इतना ज़्यादा उत्सुक था, क्योंकि अब वहाँ रहने की वजह जो मिल गई थी वो खूबसूरत लड़की। रूम पर पहुंचकर हाथ मुंह धोकर मैंने यही सोचा, अगर मेरे रूम के पास ही रहती है तो क्यों ना वहाँ चलकर थोड़ी जान पहचान बढ़ाई जाए। इतना सोचकर मैं लड़की के रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाजे के बाहर नेम प्लेट पर प्रफुल्ल घोष करके लिखा हुआ था। दरवाज़ा खुलने पर मैंने किसी तरह अपने दिल को संभाला, मगर यह क्या? जो मैंने देखा उसके बाद मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। दरवाज़ा खुलने पर उस कमरे से एक हट्टा कट्टा नौजवान निकला और कड़कती आवाज़ में आंख दिखाते हुए बोला, क्या है, क्या बात है? उस लड़के को देख मैं एकदम चौंक गया और सोचने लगा कि यह तो उस लड़की का रूम है, तो यहाँ ये लड़का कैसे आ गया? यह तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तभी उस नौजवान से मैं बोला, नहीं, शायद मैं कोई गलत कमरे में आ गया हूँ, माफ़ कीजिए। यह सुनकर वह एकदम गुस्सा करते हुए बोला, गलत कमरे का क्या मतलब? बताओ किसके कमरे में आए हो, किससे मिलना था? यह सुन मैं एकदम घबरा गया। मुझे उसके सवाल का जवाब भी देते नहीं बना, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि कहीं यह लड़की उस लड़की का पति या प्रेमी तो नहीं। बस फिर क्या था, बिना कुछ कहे मैं वहां से अपने रूम में चला आया। रूम में आने के बाद मैं इसी सोच में था कि वह लड़की मुझे बताई थी कि उसका रूम एकदम मेरे रूम के बगल में ही है। फिर अचानक वह नौजवान वहां कैसे रह रहा था और वह कौन था? यही सोचते सोचते मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और इसी उड़न बूंद में मेरी आंखें लग गई। सुबह सूरज की रोशनी मेरे मुंह पर पड़ने से मेरी नींद खुली और मैं जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करके अपने रूम से बाहर निकल गया। सीढ़ियों से नीचे आते वक्त एक बार फिर मेरी निगाह उस लड़की पर पड़ी और उस वक्त वह सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, अपने चेहरे पर वही मंत्रमुग्ध करने वाली मुस्कान लिए। उस लड़की को देख मैं एकदम ठिठक गया। वह धीरे धीरे कदमों से मेरे पास आई और मैं कुछ बोलता उससे पहले वह कहने लगी, कल आप मेरे कमरे में आए थे, तभी मैंने असमंजस की स्थिति में मैंने अपने सर को हिलाते हुए कहा, हाँ, मगर मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि अगर इस लड़की ने मुझे वहां आते देखा था तो यह बाहर क्यों नहीं आई? हाँ कहते हुए मैंने कहा, शायद आपके यहाँ कोई मेहमान आए हुए थे। तभी वह लड़की दुखी स्वर में बोली, वह मेहमान नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड था। यह सुनने के बाद मानो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और मैंने उससे पूछा,
अच्छा, तो क्या आप रिलेशनशिप में हैं? यह प्रश्न सुनने के बाद उसका चेहरा एकदम मुरझा गया और वह बड़े ही उदास स्वर में बोली, हाँ, मैं रिलेशनशिप में हूँ। इतना बोलकर मुंह लटकाए अपने कमरे की ओर चल दी और मैं भी निराश होकर अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के बाद मेरा दिमाग अभी भी लॉज में हुई बातों पर था। मैं यही सोच सोच कर परेशान था कि आखिर वो लड़की रिलेशनशिप में है और उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो उदास क्यों थी? उसे तो खुश होना चाहिए था ना। उस मुलाकात के बाद मुझे वह कभी नहीं मिली और दिनों दिन ऐसे ही बीत गए। पता नहीं उस लड़की में ऐसा क्या था कि मेरा मन अपने कामों में लग ही नहीं रहा था। बार बार मुझे वो लड़की का खूबसूरत चेहरा याद आता। उसकी मीठी आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मैं ऐसा हो गया था मानो बिना पानी की मछली। दिन रात बस मैं उस लड़की के ख्यालों में ही डूबा रहता। एक दिन मैं अपना ऑफिस का काम पूरा करके वापस अपने रूम पर आया और जैसे ही मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला, वैसे ही जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा वह लड़की मेरे बिस्तर पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही है। यह देख मुझे धक्का सा लगा और मैं तुरंत डर के मारे अपने कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर मैं फिर अंदर गया और आश्चर्य जताते हुए मैंने उस लड़की से पूछा, आप अंदर कैसे आ गई? मेरा यह सवाल करते ही वह लड़की लगी मुस्कुराने और अपनी लटों को कान के पीछे करके बड़े ही नटखट अंदाज में बोली, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। इस बार मैं सोच में पड़ गया और उससे बोला, कैसे? क्या आपने मेरे रूम की डुप्लीकेट चाबी बनवाई हुई है? तो वह बिस्तर से उठकर झटके से बोली, हाँ, आप ऐसा ही कुछ समझ लिए। यह भी हो सकता है। अब मेरे मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होने लगे और तब मैंने कहा, चलिए छोड़िए, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई। मैं चाय बनाता हूँ, दोनों मज़े से यहाँ बैठकर चाय पीते पीते बातचीत करेंगे। चाय पीते पीते हमने घंटों बात की। तभी बात करते करते मेरे मन में एक सवाल आया और मैंने उस लड़की से पूछा, आपका बॉयफ्रेंड कहाँ है? आप इधर हैं कहीं? कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना? क्योंकि दिखने में मुझे वह थोड़ा गुस्सैल किस्म का इंसान लगा। तभी वह बोली, अरे वो तो नशे में धुत पड़ा होगा कहीं पर। अच्छा, तो क्या आप लोगों ने अभी तक शादी नहीं की? मैंने पूछा। जैसे ही मैंने शादी का नाम लिया कि तभी शादी का नाम सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई और तुरंत वह चाय की प्याली नीचे मेज पर रख वहाँ से बिना कुछ कहे ही चली गई। दिनों दिन बीतते चले गए, मगर हमारी आखिरी मुलाकात के बाद मैंने उस लड़की को फिर कभी नहीं देखा। हर रोज़ मैं उसके कमरे के बाहर घंटों बिताया करता, मगर दरवाज़ा हमेशा बंद ही रहता। एक दिन जब मैं अपने काम से वापस रूम पर आया तो मैंने देखा कि उस लड़की के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। तभी मैंने सोचा, इतने दिनों बाद यह दरवाज़ा खुला, शायद कहीं होगी। इसलिए मैं तुरंत वहाँ जाकर उसके कमरे के अंदर घुस गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि सामने एक तस्वीर टंगी हुई है और उस पर फूलों की माला चढ़ी हुई है। आश्चर्य की बात यह थी कि वह तस्वीर उसी लड़की की थी। यह देख मुझे धक सा लगा, मेरा रोम रोम सिहर उठा। वह तस्वीर देख मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी मैं कुछ समझता कि तभी वही हट्टा कट्टा नौजवान अपने बाथरूम से नहा धोकर निकला और मुझे देख मेरे सामने आकर खंबे जैसा खड़ा हो गया तथा मुझ पर आग बबूला होते हुए कड़कती आवाज में कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में घुसने की? उसकी ऐसी आवाज सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और कांपती आवाज में बोला,
नहीं नहीं, माफ कीजिए, शायद मैं फिर से गलत कमरे में आ गया। यह सुनकर वह और गुस्से में आ गया और बोला, क्या गलत कमरा? तुझे मेरा ही कमरा दिखता है क्या गलत कमरे में घुसने के लिए? यह सुनने के बाद मैंने सोचा यहाँ रुकूंगा तो जरूर फंसूंगा, इसलिए अपने रूम की तरफ जैसे ही जाने लगा तभी उस नौजवान ने अपनी ओर खींचकर वहां रखे पलंग पर बिठा दिया। मैं अपने बचाव के लिए कुछ न कर सका क्योंकि उस इंसान का शरीर पहलवानों की तरह था और मैं ठहरा दुबला पतला। करता भी क्या, अंदर बिठाते ही वह मुझसे चिढ़ते हुए कहने लगा, बोल क्या बात है? उसका ऐसा रूप देखकर मैं हद से ज्यादा डर गया और उस नौजवान से तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगा, वो तस्वीर किसकी है? इतना सुनते ही वह और अधिक गुस्से में आ गया और बोला, यह तस्वीर उस बच्चलन की है जो मेरे हाथों मर गई। यह सुनते ही मेरे आंखों के सामने उस लड़की की छवि आने लगी। वह सारे बिताए गए पल याद आने लगे और अब यह सुनते ही मेरा शरीर डर के मारे थर थर कांपने लगा। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने उस नौजवान से कपकपाती आवाज में पूछा, ऐसा क्या हुआ था जो तुमने इस लड़की की हत्या कर दी? इस बात पर वह गुस्से से लाल हो गया और अपनी आप बीती सुनाने लगा। वह बोला, एक दिन मैं खूब पीकर घर आया तो मैंने देखा यह बच्चलन किसी मर्द से हंस हंस के बाहों में बाहें डालकर बातें कर रही है। यह देख मैं आग बबूला हो उठा और मैंने उसी क्षण उस लड़के को मेरे कमरे से उठाकर बाहर फेंक दिया और इस बच्चलन को खूब सबक सिखाया। निवस्त्र करके इसे खूब पीटा और अंत में गला घोट इस बच्चलन को मार डाला तथा इसकी लाश को यहीं इसी कमरे में दफना दिया। जहां तुम खड़े हो ना, वहीं इसकी लाश गाड़ी थी मैंने। यह सुनते ही मैं तुरंत अपनी जगह से हटकर बाहर जाकर खड़ा हो गया। उस नौजवान की कहानी सुनकर मुझे हद से ज्यादा डर लगने लगा। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरा दिमाग फ्रिज में जमी बर्फ की तरह हो गया, एकदम सुन्न। मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। मैं इधर उस नौजवान की कहानी से थर थर कांप रहा था और वह उधर गुस्से में तनतनाते हुए टहल टहल कर कहानी सुनाते जा रहा था। जैसे तैसे मैं उस नौजवान की कहानी सुनकर तथा अपनी जान बचाकर भाग के अपने कमरे में आ गया और जाते से ही पलंग पर लेट गया। आज के हुए गए घटनाक्रम को याद करके और भी ज़्यादा भयभीत होने लगा। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मुझे मेरे कमरे के बाहर किसी की खटखटाने की आवाज़ आई। मेरे पूछने पर वहीं सितार जैसी धुन मेरे कानों में गूंजी। यह आवाज़ उसी लड़की की थी। इस बार मैं खुश होने की बजाय हद से ज़्यादा सिहर गया और यहीं सोचने लगा, आज तक मैं एक आत्मा से बात कर रहा था, एक आत्मा से प्यार कर बैठा था, यहाँ तक कि एक आत्मा के साथ चाय भी पी मैंने। यह सब सोचकर मुझे ज़रा भी साहस नहीं हो रहा था कि मैं बाहर जाकर दरवाज़ा खोलूं और उस आत्मा का सामना करूं। मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, फिर जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाकर हौले हौले कदमों से दरवाजे के पास गया और आखिरकार दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने पर मेरे सामने वहीं बेहद खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा था जो मेरी तरफ देख रहा था। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वह लड़की बोली, क्यों, असलियत का पता चल गया? यह सुनते ही मैं बहुत डर गया और कांपती हुई आवाज में बोला, हाँ, मगर तुम तो मर चुकी हो, तो मुझे क्यों दिख रही हो? तो वह बोली, आप एक भले मानव हैं। जिस दिन से आप इस लॉज में रहने आए थे उसी दिन से मुझे पता चल गया था कि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं।
मैं उन्हीं लोगों के सामने आ सकती हूँ जो दिल से भले होते हैं, औरतों की इज्जत करते हैं तथा उन्हें सम्मानजनक नज़रों से देखते हैं, उनका अपमान नहीं करते। यह सारी खूबियाँ आपके अंदर थी, इसलिए मैं आपको दिखी। जहाँ तक बात है मेरी मृत्यु की, तो आपने उस दरिंदे के हिस्से की कहानी तो जान ही ली, मगर वह असलियत से बेखबर है और इसलिए आज तक मेरी आत्मा भटक रही है, तड़प रही है उस राक्षस रूपी मनुष्य को सजा तथा बदला लेने के लिए। इसलिए मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं इसी तरह विचरण करती रहूंगी। सच्चाई यह है कि वह इंसान और कोई नहीं, मेरे मामा का बेटा था, जो उम्र में मुझसे 4 साल छोटा था और वह मुझसे मिलने आया था। उस वक्त हम हमारे बचपन के पलों को याद करके हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी अचानक ना जाने कहाँ से वह दरिंदा नशे में धो-धोकर कमरे में घुसा और मुझसे कुछ बिना पूछे ही, बिना जाने ही मेरे भाई को कमरे से बाहर फेंक दिया और मुझे निवस्त्र करके खूब पीटा, खूब नोचा, खूब तड़पाया और आखिर में मुझे दर्दनाक मौत देकर मार डाला। इसलिए मेरी आत्मा आज तक उस दरिंदे के खून की प्यासी है और जिस तरह उसने मुझे मारा था मैं भी उसे उसी तरह मार डालना चाहती हूँ, मगर उसके लिए मुझे किसी के शरीर की ज़रूरत है। मैं किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर उस पहलवान जैसे भेड़िए को मौत के घाट उतारना चाहती हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने मेरा गला घोंटकर मारा था। उस चुड़ैल की बात सुनकर मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था, मगर साथ साथ मेरे मस्तिष्क में भय के बादल छाने लगे थे। मेरा शरीर सर से लेकर पैर तक स्प्रिंग की तरह थर थर कांप रहा था, क्योंकि जिन भूत प्रेतों की कहानियाँ आज तक मैंने किताबों में पढ़ी थी, फिल्मों में देखी थी, तो इतना मुझे मालूम था कि भूत कैसे दिखते हैं और उन नकली शक्लों पर मुझे आज तक कभी विश्वास भी नहीं हुआ था। मगर आज मैं एक भूत के सामने बैठकर बातें कर रहा था, पहले चाय भी पिया। अपने सामने साक्षात भूत को देख मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं सिर्फ एक टक उस चुड़ैल को देखे जा रहा था। कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मुंह कुल्फी की तरह जम सा गया था। जिंदगी में आज पहली बार मैं इस परिस्थिति से गुजरा। मेरी ऐसी हालत देख वह चुड़ैल मुझे शांत करते हुए बोली, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा बदला पूरा होते ही मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। उसके ऐसे शब्द सुनकर मैं थोड़ा सा शांत हुआ, मगर डर अब भी लग रहा था। चेहरे पर डर का भाव लिए मैंने उससे पूछा, अच्छा तो मुझे क्या करना होगा? तो वह बोली, उस दरिंदे को किसी तरह अपनी बातों में फंसाकर रात के समय दमदम रेलवे स्टेशन पर आना, क्योंकि अगर मैं यहाँ आपके अंदर प्रवेश करके उस घटिया भेड़िए को मारूंगी तो आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि यह लॉज है, यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। अगर किसी ने आपको ऐसा करते हुए देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे तथा आपकी ज़िंदगी जेल में ही सड़ जाएगी। उस चुड़ैल की यह बात सुनकर पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, मगर फिर मुझे उस चुड़ैल पर तरस भी आने लगा, दुख भी होने लगा कि उस व्यक्ति ने इस लड़की के साथ बहुत गलत किया था और इस लड़की को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। तथा यहाँ तक वह चुड़ैल बहुत खूबसूरत थी, इसलिए चाहकर भी मैं उसे मना नहीं कर पाया और उसे इंसाफ दिलाने के लिए मैंने उसकी बात मान ली। मेरी हाँ सुनते ही वह चुड़ैल बेहद खुश हो गई और इठलाते हुए वहाँ से गायब हो गई। उसके जाते ही मेरे दिमाग में घोड़े अचानक तेजी से दौड़ने लगे और मैं सोचने लगा कि कैसे उस इंसान को रेलवे स्टेशन तक लेकर जाऊं। तभी सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक तकरीब सूझी और सुबह होते ही
अपने ऑफिस जाने से पहले मैं उस हट्टे कट्टे नौजवान के दरवाजे पर दस्तक देने लगा और आवाज़ लगाकर बोला, प्रफुल्ल घोष महाशय जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे उसके कमरे के बाहर खड़ा देख एक बार फिर वो अपनी चिड़चिड़ी शक्ल लेकर बोला, तू फिर से आ गया? अब क्या काम है? क्या हुआ? उसकी वही आवाज़ सुन मैं बोला, मेरे ऑफिस में आज मेरा प्रमोशन हो गया है, तो इसी खुशी में चलिए आज रात को दावत की जाए। सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे, क्योंकि लॉज में मेरा कोई और जान पहचान का नहीं है। एकमात्र आप ही हैं जिसको इस पूरे लॉज में जानता हूँ, और आपसे थोड़ी बहुत जान पहचान तो हो ही गई है। तो चलिए, मदिरा वगैरह सब चीज़ों का मैं व्यवस्था कर दूंगा। मदिरा का नाम सुनते ही पहली बार उस चिड़चिड़े चेहरे पर खुशी की लहर देखी। खुशी खुशी वह मेरे साथ रात को चलने के लिए तैयार हो गया, और उसके बाद मैं अपने ऑफिस निकल गया। शाम होते ही मैं फिर से लॉज में गया और एक बार फिर मैं प्रफुल्ल घोष के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाज़ा खुलने पर उस इंसान के बोलने से पहले ही मैंने बोला, आज याद है ना, रात के 10 बजे? यह सुनने के बाद वह एकदम चहकते हुए बोला, हाँ याद है मुझे, मैं एकदम तैयारी में हूँ। अपने लिए सिगरेट वगैरह का भी व्यवस्था कर लिया है मैंने। चलो ठीक है करके मैं अपने रूम में आ गया। रात हो चली थी और अब वो वक्त जिसका उस चुड़ैल का बेसब्री से इंतज़ार था वह करीब आने लगा था। उस चुड़ैल की बातों को एक बार फिर मैं याद करने लगा। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया था, और इसी सोच में था कि क्या मैं गलत करने जा रहा हूँ। मगर दूसरी तरफ यह बात भी मेरे दिमाग में आ रही थी, उस चुड़ैल को न्याय दिलवाना भी ज़रूरी है। अगर उसने बदला नहीं लिया तो वह मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इस बात का भी डर था। अपने आप को हिम्मत देते हुए, भगवान का नाम लेते हुए जैसे तैसे करके मैं प्रफुल्ल घोष के पास गया, और बस फिर हम दोनों निकल पड़े दमदम रेलवे स्टेशन की ओर। वहाँ पहुँचकर हम दोनों रेलवे ट्रैक पर बैठे और खाने पीने लगे तथा ढेर सारी इधर उधर की बातें करने लगे। खाने पीने के बाद अचानक मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मेरा शरीर धीरे धीरे भारी पड़ने लगा, और कुछ ही सेकंड बाद मैं अपने होश में नहीं था। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि मेरे सामने प्रफुल्ल घोष की निवस्त्र लाश पड़ी हुई है। उसका बहुत बेदर्दी से गला घोटा गया है, और शरीर पर भी काफ़ी जख्म और खरोच के निशान हैं, जिसमें से खून बह रहा था। उससे भी ज़्यादा भयावह चीज़ यह थी कि मेरे दोनों हाथों तथा मुंह पर खून लगा हुआ था। जैसे ही मैंने उस लाश के पास देखा तो मुझे वहीं चुड़ैल दिखी, जो उस वक्त अपने चेहरे पर एक अलग ही सुकून देने वाली मुस्कुराहट लिए बैठी हुई थी। यह सब खौफनाक दृश्य देखकर मैं बेहद भयभीत हो गया और मेरा रोम रोम सिहर उठा। मुझे इस हालत में देख वह चुड़ैल बोली, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे मार डाला। यह सुन मैं कांपती आवाज़ में बोला, कैसे, क्या हुआ था? तो वह सारी बातें बताने लगी। वह बोली, जब तुम दोनों खा पी कर बातें कर रहे थे तब मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश की और तुम्हारी रूह अपने कब्जे में करके इस दरिंदे के सामने आई। फिर अपनी आवाज़ में उसे बोलने लगी। मेरी आवाज़ सुन वह डरपोक लगा दुम दबाकर भागने, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और उसे निवस्त्र करके इतना पीटा, इतना कि वह तड़पते रहा, और अंततः जिस तरह इसने मेरा गला घोटकर जान ली थी, ठीक उसी तरह मैंने भी इसका गला तब तक दबाए रहा जब तक कि इसकी आंखें बाहर नहीं निकल आई, जब तक इसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। इसी तरह मैंने इसे मार डाला। इतना कहकर वह चुड़ैल ठहाका मार कर जोर जोर से हंसने लगी और फिर मुझे धन्यवाद करते हुए बोली, आपने मेरी बहुत मदद की।
इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अब मेरा बदला पूरा हुआ। इतना कहते ही वह चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। उसके जाने के बाद मैं यही सोचने लगा, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि एक मैं लेखक था, विभिन्न तरह की कहानियाँ लिखता था। इसलिए मुझे गर्दन पर लगे फिंगरप्रिंट्स का ध्यान आया और मैं यही सोचने लगा, अगर इस लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो सबको मेरे फिंगरप्रिंट्स का पता चल जाएगा कि मैंने ही खून किया है। इसलिए हड़बड़ाते हुए मैंने वहाँ रखी पानी की बोतल में बचा हुआ पानी, उसी से वह फिंगरप्रिंट्स हटाने लगा। मगर अभी भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी में से पेट्रोल लाया और पेट्रोल से अच्छी तरह से साफ़ करने लगा। और जहाँ जहाँ फिंगरप्रिंट्स के निशान थे, इसके अलावा मैंने बालू से सने हुए पैरों के निशान को भी अच्छे से साफ़ किया। जगह जगह खून के छींटे भी थे, उससे भी अच्छी तरह रगड़ साफ़ किया। यह सब करके मैं तुरंत अपनी गाड़ी उठाई और अपने कमरे में आ गया। उस वक्त घड़ी में 2 बज रही थी और तो और थकान इतनी ज़्यादा थी कि मैं तुरंत बिस्तर पर लेटा और आंख लग गई। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि हमारे लॉज में काफ़ी लोगों की भीड़ जमा है तथा पुलिस भी खड़ी हुई है और सबसे पूछताछ कर रही है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, वैसे ही 2-3 पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया और लगे पूछताछ करने। कल रात आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मैंने जवाब में कहा, ऑफिस में मेरा प्रमोशन हुआ था, इसलिए रात को पार्टी करके मैं घर आकर सो गया था। इस जवाब से पुलिस वाले संतुष्ट हो गए और बाकी लोगों से पूछताछ करने लगे। पुलिस वालों को मुझ पर ज़रा सा भी शक नहीं हुआ। दिनों दिन बीतते चले गए और अब मुझे वह चुड़ैल भी दिखना बंद हो गई थी और मैं फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा था। इस घटना के करीब 1 महीना बाद ही मेरा प्रमोशन हो गया, इसलिए मैं हमेशा के लिए इस लॉज को छोड़कर दिल्ली रहने चला गया और अपनी ज़िंदगी मज़े से बिताने लगा। मगर उस घटना को कभी ज़िंदगी में भुला नहीं सका। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपनी कानों पे लगाएं और तैयार हो जाएं भूतिया तथा रहस्यमयी कहानियों की रोमांचक सफर पे। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। आज की कहानी जितेंद्र जी की है, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। ये घटना उनके चाचा जी के साथ घटी थी। कहानी में गोपनीयता रखने के लिए उन्होंने अपने चाचा का नाम मेंशन नहीं करने के लिए अनुरोध किया हुआ है, तो कहानी के लिए हम उनके चाचा का नाम महेंद्र रख लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए जितेंद्र की कहानी को मैं अपने तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। सितंबर का महीना था, काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा का पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6 से 7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावना लग रहा था। अचानक खेत में बंधे हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंडे के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही होंगी, इसलिए महेंद्र चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पे बैठी हुई है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा।
उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहुत ही बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा सा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही आवाज लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए काका एकदम अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। इसलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे ही हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूं? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहां से चली जाओ, वरना यह लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना बोलकर महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज लगाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज भी थोड़ी बहुत जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप क्यों है? अचानक, अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ ही में खेत में चारे काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है, जब ज्योति 14 साल की थी। तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो चुकी थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाकर रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे थे। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी। इसलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई।